नमस्कार, मैं अतुल शर्मा। स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस में। आज हमारे साथ खास मेहमान इस खास खबर के मौजूद हैं सत्यदेव पचौरी, कानपुर नगर से सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अतुल जी। बहुत बहुत हिंदुस्तान समाचार हेडलाइंस का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे, सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपराधियों को संरक्षण दिया, जिनके राज्य में अपराधियों को टिकट दिए गए, अपराधियों को संरक्षण दिया गया, अपराधियों को एमएलए बनाया गया, अपराधियों को मंत्री बनाया गया। हमारे राज्य में तो अपराधी ढूंढ ढूंढ के पकड़े जा रहे हैं या इनकाउंटर हो रहे हैं। अधिकारी या तो जेल में जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं। सर, ऐसा है कि प्रदेश के अंदर सर सरकार के कुछ नियम होते हैं कानून के। सर, क्या कानूनी व्यवस्था के तहत दंड देना चाहिए? सरकार को एनकाउंटर करवा के अपराधी को खत्म करवा देना चाहिए? जब अपराधी पुलिस पे गोली चलाएगा तो पुलिस के पास क्या विकल्प है बगैर उसका सामना किए हुए? और जब गोली दोनों तरफ से चलेगी तो पुलिस वाले भी मारे जा सकते हैं, अपराधी भी मारे जा सकते हैं। सर, इतने बड़े अपराधी को अभी तक पुलिस ने शिकंजे में क्यों नहीं लिया था? अभी तक कैसे पलता रहा इतना बड़ा अपराधी? ये अपराधी पूर्व सरकारों के संरक्षण में पलता रहा और हमारी सरकार के समय में ये भूमिगत था, कहीं अपराध नहीं कर रहा था। और जब इसने अपराध की घटना की तो पुलिस ने संज्ञान लिया, पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई, उसने 8 निर्दोष पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी और फरार हो गया। और इतना बड़ी योजना बना के हमला किया था कि दर्जनों लोग उस घटना में शामिल थे। निर्दयता से पुलिस कर्मियों को मारा गया था। पुलिस इनकाउंटर करने नहीं गई थी, पुलिस तो केवल उसको अरेस्ट करने गई। सर, 2001 में भी आपकी सरकार थी, जिस समय पर विकास दुबे ने एक मंत्री शुक्ला जी को मारा था थाने में घुस करके। उसमें आप क्या कहेंगे? सर, आपकी सरकार के होते हुए फिर आपकी सरकार आने पर ये इस तरह से तांडव कर रहा है क्षेत्र के अंदर, क्या कहेंगे आप? हमारी सरकार के समय में उसने संतोष शुक्ला की हत्या की थी, थाने में हत्या की थी। उसमें भी तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों का उसको संरक्षण था और वो भाग गया था। उसको सजा हुई थी, वो जेल गया था और फिर न्यायालय से छूट गया। सर, क्या इसी वजह से सरकार ने इस चीज को खत्म करने के लिए कि अगर विकास दुबे दोबारा से बसता है तो कोर्ट के द्वारा छूट जाएगा, इसीलिए एनकाउंटर कराया? इनकाउंटर नहीं, पुलिस ने तो उसको उज्जैन में पकड़ा था, पकड़ के पूछताछ भी की थी और ला रहे थे। जब गाड़ी पलट गई तो उसने भागने की कोशिश की। एक पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर छीन के भागा और पुलिस पे गोलियां चलाई, तब पुलिस को अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी। सर, इस अपराधी को आप ये कहेंगे इसने पुलिस ने गिरफ्तारी किया, सरेंडर किया? अपराधी ने अपने आप सरेंडर किया था या गिरफ्तारी की थी पुलिस ने? इसने ये पहचान लिया गया था वहां के सुरक्षा कर्मियों के से मंदिर के, और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या कहीं ना कहीं राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से विकास दुबे के संबंध थे? माना जा रहा है कोई संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का कोई मतलब ही नहीं है। वो कभी उत्तर प्रदेश में रहे नहीं, कोई लोगों को जानते नहीं। सर, इलेक्शन के समय उनको उत्तर यहाँ कानपुर का प्रभारी बनाया गया था, तो सुनने में तथ्यों के मुताबिक पता चल रहा है कि विकास दुबे के संबंध अच्छे हैं नरोत्तम मिश्रा जी से। मैं 52 साल से राजनीति में हूँ, मैंने कभी नरोत्तम मिश्रा को कानपुर में देखा नहीं। कानपुर में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर थे प्रभारी, उन्होंने काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी और अपराधियों का कभी भी कोई संबंध नहीं रहता। क्या कहीं का भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपराधियों से दूर रहता है, ना उनको संबंध रखता है, ना उनको संरक्षण देता है।
सर सभी पार्टी के कार्यकर्ता यही कहते हैं कि हम अपनी पार्टी में किसी भी अपराधी को शरण नहीं देते, लेकिन फिर भी अपराधियों के कहीं ना कहीं कनेक्शन हर एक राजनेता से निकलते हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों से निकलते हैं। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य, वो स्वयं समाजवादी पार्टी पे चुनाव लड़ा। नेता बनाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, मायावती की पार्टी से भी उसका संबंध था, और इसीलिए ये लोग उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने संरक्षण दिया। इनके संरक्षण में भी पला बड़ा है। सर विकास कब से चल रहा था कानपुर के अंदर? मैं समझता हूँ 1994 से, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मायावती की सरकारें थी, सरकार में पला बड़ा है, वो माफिया बना है। सर अगला सवाल यह है कि नेपाल में जो राजनीति राम जन्मभूमि को लेकर हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ओली जी का ये जवाब सही है? ये नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के इशारे पे बोल रहे हैं, खुद नहीं बोल रहे। नेपाल की और भारत की संस्कृति एक है। भारत भी हिंदू राष्ट्र है, वहां भी है। जो मान्यता यहाँ है वहां है। बनारस में भी शिव पूजे जाते हैं, और वहां भी शिव जी की पूजा होती है, आराधना होती है। वहां की जनता, यहाँ की जनता की धर्म के प्रति जो आस्था है वो समान है। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है वो भ्रामक है, असत्य है, इसलिए कि वो कहते हैं कि वहां अयोध्या है। वहां अयोध्या में क्या सरयू नदी है क्या? यहाँ तो अयोध्या में सरयू नदी का पुराणों में वर्णन है। भगवान राम चित्रकूट गए वनवास के लिए, तो कहीं वहां वर्णन है कि वो नेपाल से चित्रकूट आए क्या? ये सब मनगढ़ंत झूठी बातें हैं। इसीलिए कि चाइना चाहता है कि भारत और नेपाल के लोगों को भ्रमित किया जाए और इनमें आपस में द्वंद्व हो, लड़ाई हो। नेपाल के इशारे पर ओली जी काम कर रहे हैं, और उनकी मानसिकता भी कहीं ना कहीं चाइना के विचारों से प्रभावित है। सर अभी आपको भी पता होगा कि 3 या 5 तारीख में राम जन्मभूमि का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये आश्वासन दिया था जनता को कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पे राम का मंदिर बनेगा। जी सर। और 3 ही बातें थी, क्या तो आम सहमत से बने, या न्यायालय के फैसले से बने, या कानून बना के बने। जी सर। और आम सहमति नहीं बन पाई, प्रयास हुए, लेकिन न्यायालय का जो निर्णय आया, और हिंदू ने भी माना, मुसलमान ने भी माना, इसलिए उस निर्णय का स्वागत है। भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में राम का बनने जा रहा है। क्या ओली जी के इस वाक्य से भारत संस्कृति पर भी कुछ असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा भैया। ये जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ओली जी अपनी आग तो बुझा नहीं पा रहे, अपनी कुर्सी तो बचा नहीं पा रहे, और हमारे ऊपर का हमारे ओली जी इतने भारत को लेकर इतने ऐसे विचार विमर्श क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है ऐसा? कहीं ना कहीं उनके ऊपर चाइना का प्रभाव है, उसके इशारे पे बोल रहे हैं। सर कुछ दिन पहले ओली जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा संबंध था, आज ऐसा क्यों होता जा रहा है? क्या ऐसा कारण है कि जो ये संबंध टूटते जा रहे हैं? भारत अपनी तरफ से नेपाल से कभी भी संबंध खराब नहीं करेगा, क्योंकि हम एक जन हैं, संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए जहां सांस्कृतिक जुड़ाव होता है वहां पर संबंध खराब होने का सवाल ही नहीं होता। ये तो नेता आते हैं जाते हैं। ओली कितने दिन के प्रधानमंत्री, आज हैं कल नहीं है, लेकिन जनता से जो संबंध रहने वाले हैं वो स्थायी है। इसलिए हम इन छोटे मोटे विचारों के आधार पर संबंध नहीं बिगाड़ते। सर ये नेपाल के विदेश मंत्री जी प्रदीप जी का कहना है कि मैं इस मामले को लेकर रिसर्च कर रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व जहां कोरोना पर रिसर्च कर रहा है, क्या इसमें आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं क्या संस्कृति है, क्या कारण है जो
वो राम मंदिर को लेकर इतनी चिंतित है, लेकिन अपने जो मेन विषय है कोरोना, उस पर उनको कोई भी ध्यान नहीं है। ये उनका सोचने का विचार है, उनका तरीका है, वो रिसर्च करें, लेकिन रिसर्च का भारत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। भारत में जो निर्णय हुए हैं वो निर्णय लागू होंगे, वो काम पूर्ण होंगे। और नेपाल क्या सोच रहा है, नेपाल के मंत्री क्या सोच रहे हैं, इससे भारत के लोगों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। सर, पाकिस्तान पीओके को अपना बताता है, कश्मीर को अपना बताता है, ओली जी अयोध्या और ये सब अपना बता रहे हैं। सर, क्या है ये राजनीति, किस तरह से हो रही है देश के अंदर, क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? ये मानसिकता विस्तारवादी है और इस मानसिकता को दूषित किया है चाइना ने। चाइना की मानसिकता विस्तारवादी है, उसी प्रकार पाकिस्तान की मानसिकता जम्मू कश्मीर को लेकर आजादी के समय से ही विस्तारवादी रही है। 1947 में उन्होंने कबायली हमला करके पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का कुछ भाग अपने कब्जे में ले लिया था। आज वो भयभीत है क्योंकि अब धारा 370 समाप्त हो गई, धारा 35 ये समाप्त हो गई, जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दी। दोहरी नागरिकता का मुद्दा चाहे था। अब हम वहां जमीन खरीद सकते हैं, वहां उद्योग लगा सकते हैं, वहां नागरिक बन सकते हैं, वहां के मतदाता बन सकते हैं। हमारा संविधान वहां पर पूर्णतः लागू हो गया है। अब 2 निशान वहां नहीं चलेंगे, 2 विधान भी नहीं चलेंगे। इसलिए पाकिस्तान भयभीत हो गया, उसको डर है कि पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर भी भारत लेगा, हम लेंगे। और यही लड़ाई का कारण चाइना से भी है। मैं आपको बता दूं, चाइना सोच रहा है कि अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत लेगा तो बहुत सा हिस्सा जो पाकिस्तान ने उसको दे दिया है, जहां विकास और विस्तार कर रहा है, वो चला जाएगा। इसलिए ये सब भयभीत लोग, इसी डर की वजह से चाइना क्या अटैक करने के लिए तैयार है भारत पर? जो डेली की धमकियां आ रही हैं सामने, परमाणु की और इनकी धमकियां आती हैं, रैकेटों की धमकियां आती हैं, कि इसी वजह से है कि पाकिस्तान का अगर पीओके जाता है तो हमारा भी क्षेत्र निकलेगा। देखिए, हमारी सेनाएं पूरी तरह सक्षम हैं, तैयार हैं और सीमा की सुरक्षा करने के लिए हमारी सेनाएं सक्षम भी हैं। ये चाइना को कई बार हमारी सेनाओं ने दिखा भी दिया। 62 को छोड़ दीजिए, क्योंकि नेतृत्व कमजोर था। आज मोदी जी का सक्षम और सबल नेतृत्व है, दुनिया मोदी जी के साथ है, बस विश्व के सारे देश भारत के साथ हैं। और अगर चाइना से युद्ध असंभावी हुआ तो भारत की विजय होगी। सर, किसी तरह से अगर बाई चांस इस कोरोना काल में युद्ध होता है तो भारत को किस तरह के प्रबंध करने चाहिए जिससे कि युद्ध में तैयार हो सके? देखिए, हमारी सेनाएं अत्याधुनिक अस्त्र से लैस हैं। हमारे यहाँ राफेल से विमान भी आ गए हैं, इससे चाइना घबरा गया है। हमने तमाम हथियार अमेरिका से भी इस समय खरीद लिए हैं, तमाम और देशों, रूस से भी खरीद सौदा हो गया है हमारा। तो हम जल, थल और नभ तीनों सेनाओं में चाइना से भारी, और पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने। जी सर, इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं अपने देश की अर्थव्यवस्था पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है। देखो, जब युद्ध होता है तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आज भारत की अर्थव्यवस्था गतिशील है, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिनी जाती है, जो 5 देशों की अर्थव्यवस्थाएं, और भारत तरक्की कर रहा है। हाँ, मोदी जी ने कोरोना काल में एक सबसे बड़ा निर्णय लिया है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी जो चीजें हम दुनिया से खरीद रहे हैं वो खरीदेंगे नहीं, भारत में बनाएंगे। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भारत में ही करेंगे, और इससे भी चाइना को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। सर, एक चीज आत्मनिर्भर को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत मोदी जी इसलिए बनाना चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को परेशानी हो रही है,
उसमें आप अपने आप जिए, खाएं, पिए और कमाएं। देखिए, आत्मनिर्भर बनाना क्या गलत बात है क्या? हम विदेशों की मुद्रा बचाएं, ये तो अच्छी बात है। लोग अपना उत्पादन करें, अपना वो करें, तो उनको चीजें वहीं मिल जाएंगी, सस्ती मिल जाएंगी, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा। और जो हम अधिक बनाएंगे, हमारी आपूर्ति से अधिक बनाएंगे, तो हम विदेशों को निर्यात करेंगे। तो ये तो भारत को विकासशील राष्ट्र के साथ खड़ा करने की सबसे बड़ी योजना। जी सर। सर, एक मानना ये भी है कि जिस तरह से विदेशी सामान का आयात होता है, उसको ना आने से कुछ सर इसमें निर्धारित कंडीशन होती है कि हमको इतना लेना ही होगा। सर, उसमें क्या करेंगे, क्या करेगी सरकार? हाँ, देखिए, WTO से हमारा एक समझौता है, हम उससे बंधे हुए हैं कि हमें अपनी आवश्यकता की 20% चीजें लेनी पड़ेंगी। जी सर। वो तो हम लेते हैं, ले रहे हैं, क्योंकि जब हम सब WTO से बंधे हुए हैं, तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पैसे वाले हैं, वो विदेशी चीजें पसंद करते हैं कि विदेश की क्वालिटी अच्छी होती है। ये भ्रम है, उनका दूर होना चाहिए। और हमारे उद्योगपतियों को भी चाहिए कि हम चीजें जो बनाएं वो विश्व स्तरीय चीजें उत्पादित करें। सर, कोरोना काल में अपने देश की जो स्थिति है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ, कोरोना काल अचानक आया जी, लेकिन आप बताइए, यहाँ पहले टेस्टिंग लैब थी क्या? पूरे भारत में इतनी टेस्टिंग लैबें बन गई। PPE किट हम बनाते थे क्या? आज अपनी पूर्ति कर रहे हैं, विदेशों में भी भेज रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर तैयार नहीं थे, आज इलाज कर रहे हैं। इस समय इसकी वैक्सीन नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ की मृत्यु दर 3% है, केवल लोग ठीक हो रहे हैं। ये तो इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारा 135 करोड़ की आबादी का देश, जहाँ मात्र 10 लाख कोरोना पेशेंट हैं। अमेरिका जिसकी आबादी 33 करोड़ है, वहां पर 35 लाख कोरोना के मरीज हैं। तो आज तो हम विश्व में बेहतर स्थिति में। जी सर। सर, कहीं ना कहीं टेस्टिंग की परेशानी की वजह से भी कोरोना संक्रमित की संख्या अपने प्रदेश और अपने देश के अंदर कम आ रही है। नहीं, हमारे यहाँ देखिए, कोरोना की टेस्टिंग रोज रोज लक्ष्य बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उसके लिए उतने दक्ष डॉक्टर भी चाहिए, लैबें भी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में 50,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। इसके पहले क्षमता ही नहीं थी, धीमे धीमे बढ़ाया गया, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 किया गया। तो हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, विस्तार देने के लिए संसाधन जुटाने की आवश्यकता है, वो जुट रहे हैं। क्या सर, कोरोना से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रदेश, अपने देश के अंदर दोबारा लॉकडाउन लगाने की स्थिति पैदा हो सकती है? सरकार अगर आवश्यक समझेगी तो लॉकडाउन लगाएगी, और जब बहुत बढ़ेगा तो निश्चित रूप से लॉकडाउन लगाया जाएगा। नहीं सर, जिस समय अपने देश के अंदर चुनिंदा लोग कोरोना से परेशान थे, पीड़ित थे, आज उससे कहीं ना कहीं बहुत गुना ज्यादा कोरोना फैल चुका, महामारी का दौर बन चुका है। उस समय लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन आज जिस समय जरूरत है उस समय लॉकडाउन हटाया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो कोरोना से लोग जागरूक हो गए। शुरू में लगाने की इसलिए जरूरत थी कि लोगों को कोरोना क्या है, कैसे इससे हमें बचना है, ये उपाय पता नहीं। आज सब लोग सैनिटाइजर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, सब लोग हैंड वॉश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सब लोग 2 मीटर की दूरी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। आज घर घर में लोग अलग अलग सोते हैं, अलग अलग रहते हैं, अपने परिवार में दूरी बना के चल रहे हैं। यही एक उपाय है कोरोना से बचने का। और जो फैल रहा है तेजी से, उसके कारण कहीं न कहीं इसमें जनता का इस बात पे ध्यान न देना है कि हमें लोगों से दूरी बनाए रखें। जहाँ दूरी नहीं बनाई गई वहीं कोरोना आ रहा है। जी सर। सर, एक मामला ये सबसे बड़ा सामने आ रहा है कि कोरोना काल में लोगों की जो और परेशानी थी वो कम हुई है। इसमें क्या देश के लिए खुशी है, क्या मानेंगे आप? देखिए, ऐसा है
कोरोना काल से तमाम ऐसी चीजें जो आवश्यक नहीं थी बंद हुई और इंडस्ट्री भी बंद हुई है, तो उससे क्या है कि वायुमंडल का प्रदूषण ठीक हुआ। जी सर। और सारी ये जो बीमारियों की जड़ तो प्रदूषण है। जी सर। अगर हमारा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ये ठीक हो जाए तो आधी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाए। आप पुराने जमाने में देख लीजिए कैसे लोगों की आयु 100 वर्ष जीते थे, बगैर दवा के जीते थे, बगैर इलाज के जीते थे। और क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल स्वस्थ था, स्वच्छ था। आज वन के जंगलों के कटाव के कारण वायुमंडल खत्म हो गया, नए उद्योग लग गए, उनके कारण खराब हो गया, फिर हमारा पानी खराब हो गया, चाहे वो सरफेस वाटर हो चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, सब खराब हो गया। और इसका दुष्परिणाम जनता को झेलना। सर, कोरोना काल में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? सरकार क्या अपना ध्यान दे रही है इस पर? पूरा ध्यान बेरोजगारी पे दे रही। आप देखिए सरकार का इस साल का लक्ष्य है कि हम 16 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जो पहले 10 करोड़ दे रहे थे। उत्तर प्रदेश मनरेगा के माध्यम से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की योजना है, क्योंकि उसका बजट 40,000 करोड़ रुपया और बढ़ा दिया गया। 61,000 करोड़ था, अब 1,01,000 करोड़ कर दिया गया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने कहा 1 लाख खर्च करेंगे, 3 लाख करोड़ रुपया 2 करोड़ किसानों को कर्ज देंगे ताकि कृषि के उत्पादन में अधिक से अधिक लोग लगे। छोटे इंडस्ट्री हैं उनको भी 3 लाख करोड़ के कर्ज के लिए बैंक को गारंटी सरकार ने दे दी है कि आपको बगैर गारंटी के उद्योग चलाने के लिए। सर, किसानों के लिए अगर ज्यादा कर्ज दिया जाएगा तो सर किसान तो और नीचे गड्ढे में जाएगा कर्ज लेकर के सरकार का। उसको साथ आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं, 6,000 रुपया प्रति साल की वो भी किस्त आ रही है, वो मदद के रूप में आ रही है, अनुदान के रूप में आ रही है। किसानों को कर्ज इसलिए चाहिए कि फसल के समय तमाम चीजें उनको खाद, बीज, बिजली, पानी ये चीजों की जरूरत होती है। सर, आर्थिक संसाधन नहीं होंगे तो उपज पर प्रभाव पड़ेगा। सर, कर्ज की जगह इनकी मदद, किसानों की मदद आर्थिक इस तरह से की जाए, बीज में, खाद में इसमें मदद की जाए, बिजली में मदद की जाए। देखिए खाद में 72% की सब्सिडी है। जी सर। बीज में 75% की सब्सिडी है, बिजली में छूट है, मिनिमम दर पर बिजली ली जाती है, सब में छूट दिए रहे हैं, उसके बावजूद भी मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी फायदा किसानों को हमारी सरकार ने दिया है कि आप अपना उत्पाद देश के किसी भी भाग में बेच सकते हैं। पहले प्रतिबंध था जी सर कि राज्य से बाहर नहीं जा सकते, अब प्रतिबंध समाप्त कर दिया है। अगर बंबई में महंगा है आपका खाद्यान्न है तो आप बंबई में जाकर बेच दीजिए। और कैश क्रॉप पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो नकदी फसलें होती हैं, बजाय जो अनाज है उनकी जगह जो नकदी फसलें हैं उन पर भी जोर दिया जा रहा है कि नकदी फसलों का उत्पादन होगा तो किसान को नगद पैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। सर, एक ब्रेकिंग चल रही है, आप देख सकते हैं कि नेपाल पुलिस ने फायरिंग की है जिसमें 4 लोग भारत के घायल हुए, एक की मौत हुई है। क्या चाहता है नेपाल भारत से? हमें लगता है नेपाल हमारी सहिष्णुता, शांति और सद्भावना का जो है विचार है उसकी परीक्षा ले रहा है। नेपाल को संयम बरतना चाहिए और असंयमित होके अगर वो व्यवहार करेंगे तो उसके दुष्परिणाम नेपाल को भुगतने पड़ेंगे। सर, शिक्षा को लेकर के आज एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आ रही है। आप समझ सकते हैं, जो आज के छात्र है, जो बच्चा है ग्रेजुएशन करके नौकरी की तलाश में निकल रहा है, उसके लिए नौकरी कहाँ, क्या करें वो बच्चे? देखिए स्वरोजगार करना चाहिए। नौकरी सीमित संख्या में है देश में। जी सर। पहले भी आप देखते थे कुछ निश्चित % ही लोग नौकरी करते थे, बाकी अपना स्वरोजगार करते थे। इसीलिए केंद्र और प्रदेश सरकारें एक जिला एक उत्पाद योजना लाई है कि उस डिस्ट्रिक्ट का जो उत्पाद है उससे लोग जुड़े,
वो उत्पादन करें, और सरकार का काम है उनको मार्केट देना, सरकार का काम है उनकी गुणवत्ता ठीक कराना, सरकार का काम है उस जो उत्पाद है उसकी ठीक से पैकेजिंग कराना। इसके लिए जगह जगह जिलों में CFC खोले जा रहे हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोले जा रहे हैं। इसमें सरकार रॉ मटेरियल से लेके विक्रय तक की सुविधा उनको देगी। सर, किसानों के जो उत्पाद है उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए जिससे किसानों को परेशानी ना हो। मंडी में जब किसान बेचने के लिए जाता है सर, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये हमारे यहाँ तो मंडी से खत्म कर दिया ना इसी की, अब तो खुले में, अब मंडी अनिवार्य नहीं रही, आप खुले में बेचिए, कहीं भी बेचिए। आज व्यापारी तो इसीलिए आंदोलन तो परेशान है कि मंडी से समाप्त कर दिया, हमारा व्यापार खत्म हो गया। जी किसानों को तो बहुत बड़ी राहत देती केंद्र सरकार ने। जी सर। सर, शिक्षा को लेकर के ये बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है कि किसानों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, आज उनकी फीस को लेकर के एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आवश्यक फीस लगनी चाहिए, अनावश्यक नहीं लगनी चाहिए, दो प्रकार। जी सर। लोगों की मांग ये है कि जो लॉकडाउन में जो स्कूल बंद है उसमें अनावश्यक जो फीसें लग रही थी, जैसे खेल कूद की लग रही थी, जी सर, डेवलपमेंट चार्जेस की लग रही थी, बस चार्जेस, वो नहीं लगना चाहिए। वो लोगों की मांग उचित है, केवल जो फीस है वो जरूरी है वही लेनी चाहिए। तो इस पे भी सरकार सर कुछ ध्यान दे रही है क्या? सरकार की बात कर सर, बीच में 1.5 महीने की छुट्टी भी होती है, तो उसको लेकर के तो सर उसको तो फीस लेनी ही नहीं चाहिए 1.5 महीने, क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का समय है। ना तो रोजगार हो पा रहा है, ना ही उत्पाद में भी बहुत दिक्कत आ रही है। पर्याप्त बीज और ये भी नहीं, फर्टिलाइजर भी नहीं मिल पा रहा है। सर, इसमें भी इस समय में भी सरकार अगर किसान की मदद नहीं कर पाती तो किस समय में करेगी? देखिए, इस देश में फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है सर। आप क्षेत्र में जाकर सर, गांव में जाकर देखिए सर, परेशानी 80% फर्टिलाइजर का उत्पादन हमारे देश में होता है, 15% हम विदेशों से मंगाते हैं। सर, लॉकडाउन के समय में सर ये एक दिक्कत बन रही है, फर्टिलाइजर इसमें दिक्कत। लॉकडाउन में तो सभी चीजों की दिक्कत है। यस सर। हम लोगों के आवागमन के में कठिनाई के कारण ये दिक्कत हुई है। और देखिए, इसमें तो कोरोना काल में सबको थोड़ी कठिनाई हुई है, और उस गति से हम काम नहीं कर पा रहे या उत्पादन कर पा रहे हैं जिस गति से कोरोना के पहले करते थे। इसलिए ये तो देवी आपदा के कारण है, ये मानना चाहिए। लेकिन फिर हम उसी पुरानी पोजीशन में स्थिति में लौटेंगे बहुत जल्द देश अपने हर चीज में उत्पादन में गति पकड़ेगा और खुशहाल भारत बनेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर हिंदुस्तान हेडलाइन की तरफ से। धन्यवाद। मैं हिंदुस्तान हेडलाइंस का आभारी हूँ। शर्मा जी, आपका भी आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी मन की बात कहने का अवसर प्रदान